जय हिंद बच्चों। देखिए, हम लोग गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर की वजह से इंटेंसिटी। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक स्फेरिकल शेल और एक शेल जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस चार्ज्ड शेल की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, आउटसाइड द शेल क्या होगी, एट द सरफेस ऑफ द शेल क्या होगी, या उस शेल के अंदर इंटेंसिटी क्या होगी। इन सब को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिर्फ डेरिवेशन देखो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है इनके कंसेप्ट्स। कई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं विदाउट डेरिवेशंस, ठीक है, और वो इससे काफी कुछ पूछ लिया जाता है, तो आपको बातें बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, जैसे कि ये शेल क्या होता है। भाई शेल तो हम जानते हैं, भाई शेल क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर को हम एक शेल की तरह ट्रीट करते हैं कि एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो, तो ऐसे शेप्स को हम लोग बोल देते हैं एक शेल कंसिडर कर लेते हैं। आपने फुटबॉल देखा हो या छोटे पे आप जिस बॉल से खेलते थे वो भी आपकी कैसी थी, एक शेल की तरह थी। सो इस शेल पर हमने कुछ चार्ज दिया है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं जैसे कि ये आपकी एक स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल को हमने कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगा भाई कि इसमें मटेरियल कौन सा है। तो शेल तो आपकी कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। शेल आपकी कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि हो सकता है ये शेल ऐसे मटेरियल की बनी हो जो कंडक्टर से बिलोंग करता हो, है ना, या फिर हो सकता है ये शेल एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बनी है। और इन दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं। ये कंडक्टिंग अगर शेल है तो कंडक्टर की खासियत होती है कि वो चार्जेस के फ्लो को फ्रीली अलाउ करता है। नॉन कंडक्टर्स की खासियत होती है कि वो चार्जेस के फ्लो को फ्रीली अलाउ नहीं करता। अब इसका इससे क्या लेना देना, इससे लेना देना ये है कि अगर आप इस शेल को कोई चार्ज देते हैं, तो अगर ये शेल कंडक्टिंग है, इफ द शेल इज कंडक्टिंग, ठीक है, अगर ये शेल कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज आप इस शेल को दोगे वो सिर्फ और सिर्फ इसके आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करेगा, ना तो इस शेल के बल्क मटेरियल में प्रेजेंट होगा और ना ही इस शेल के अंदर वाली मतलब इनर शेल में प्रेजेंट होगा। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर भी शेल पे प्रेजेंट नहीं होगा कोई भी चार्ज, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा, अगर आप किसी कंडक्टिंग शेल को कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। ऐसा क्यों, तो उसको समझने के लिए कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये एक शेल है जिसकी आपको कुछ थिकनेस दिख रही होगी, और कंसिडर कर लो कि ये शेल जो है वो आपकी पूरी तरीके से कंडक्टिंग है। एंड इफ यू गिव सम चार्ज टू दिस शेल, मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो इस तरीके से बल्क में प्रेजेंट है। हालांकि यहाँ पे तो मैं बहुत कम चार्ज इस तरीके से दिखा रहा हूँ, जबकि चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंडक्टर का साइज बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कंडक्टर में बहुत सारा चार्ज हो। तो अगर हम इस शेल को कंडक्टिंग शेल को कोई चार्ज देते हैं और मान लो कि चार्ज जो है वो इसके इस तरीके से बल्क में भी प्रेजेंट है, तो ये जितना भी चार्ज कैरियर्स हैं, जितने भी चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से, चूंकि मैंने फिर बोला शेल कैसी है, कंडक्टिंग है, और कंडक्टर में क्या होता है, चार्जेस के फ्लो को फ्रीली अलाउ कर देते हैं। तो ये जितने भी चार्जेस हैं ये सभी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, फिर मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मूव करके जाएंगे किधर, तो ये मूव करके सीधे कहाँ जाते हैं, आउटसाइड द शेल। ये बात देखो तुम लोग खुद भी समझ सकते हो कि अगर आप इस शेल पे कोई पॉजिटिव चार्ज देते हो तो ये सभी एक दूसरे का करेंगे, रिपेल करेंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को बाहर की ओर। तो ये जितना भी चार्जेस हैं वो सभी के सभी कहाँ पे मूव होके चले जाएंगे, ये सभी के सभी इस तरीके से इस कंडक्टिंग शेल के आउटर सरफेस पर पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस इनर सरफेस पर भी कोई चार्ज होगा। देखो, इस इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं हो सकता। क्या रीजन है, इस इनर सरफेस पर भी कोई चार्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चार्जेस भी क्या करेंगे, ये चार्जेस इनर शेल वाले चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और ये चार्जेस भी कहां चले जाएंगे, आउटसाइड द शेल पहुंच जाएंगे। जब तक शेल का नेचर कंडक्टिंग है, अगर शेल एक कंडक्टर से बनी है, तो कभी भी चार्ज उसके बल्क में और उसकी इनर शेल पर रिसाइड नहीं करता। अगर आप कोई चार्ज देते हो शेल को, तो जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। लेकिन लेकिन अगर हम आपसे ये कहते हैं कि ये जो शेल जो है वो नॉन कंडक्टिंग है,
भाई कंडक्टिंग की तो बात समझ में आ गई कि कंडक्टिंग शेल को अगर आप कोई चार्ज देते हैं तो वो तो चलो उसके सरफेस पे रिसाइड करता है, क्योंकि चार्ज बल्क में रह नहीं सकता, बिकॉज अगर ऐसा होता तो बल्क में रहने वाले चार्जेस एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे, और मूव करने की परमिशन देगा वो कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर चार्जेस के फ्लो को फ्रीली अलाउ करता है और चार्जेस सरफेस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन नॉन कंडक्टर्स में क्या होगा कि अगर आप इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को कोई चार्ज देते हैं तो वो इस तरीके से बल्क में प्रेजेंट हो सकता है, चाहे फिर वो ये शेल हो, चाहे एक यहाँ पर आपको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया जाए। और अगर आप इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को भी कोई चार्ज देते हैं तो ये भी चार्ज क्या होगा, इस तरीके से बल्क में प्रेजेंट रहेगा। रीजन ये है कि नॉन कंडक्टर्स में चार्जेस के फ्लो को फ्रीली अलाउ नहीं करते, जैसे कि इंसुलेटर की बात करें तो चार्जेस का फ्लो फ्रीली अलाउ नहीं होता। देन इन दैट केस ये चार्जेस एक दूसरे पे खूब फोर्स एक्सर्ट करेंगे, खूब रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि मीडियम ही अलाउ नहीं कर रहा चार्जेस के फ्लो को, तो इसीलिए जो कोई भी चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे नहीं जाएगा, कोई भी चार्ज अपनी पोजीशन को छोड़ेगा ही नहीं। तो जो भी चार्ज एक दूसरे पे एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, जो भी चार्ज होगा वो इसी तरीके से बल्क में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट जरूर नोट कर लेना कि अगर हम किसी कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग स्फीयर को कोई चार्ज देते हैं तो ये चार्जेस प्रेजेंट इन द बल्क रिपेल ईच अदर, और चूंकि कंडक्टर चार्जेस के फ्लो को फ्रीली अलाउ करता है तो वो चार्जेस आउटर सरफेस पे पहुंच जाएंगे। कंडक्टिंग सरफेस शेल के या कंडक्टिंग स्फीयर पर दिया गया चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करता है, लेकिन नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। नॉन कंडक्टर में चार्ज पूरे बल्क में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, अच्छा क्योंकि ये जो शेल आपको दे रखी है इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो अगर आज हम ये कह दें कि ये जो डेरिवेशन जो है ये चाहे आप कंडक्टिंग शेल के लिए करो या नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए, दोनों के लिए बात बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने थिकनेस नेग्लिजिबल मानी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। बात क्लियर हो गई? तो ये जो शेल हमारे पास जो गिवन है वो आपकी कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी। तो जो डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं वो दोनों के लिए होगा, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। बस ध्यान रहे आप शेल की थिकनेस कैसी लें, नेग्लिजिबल। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find out the intensity due to this spherical shell outside the shell। एक तो हमें इस चार्ज्ड शेल से बाहर एक पॉइंट कंसीडर करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज शेल की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी। एक बार हम लोग पॉइंट को उसके सरफेस पर कंसीडर करेंगे कि इस चार्ज शेल की वजह से सरफेस पर इंटेंसिटी क्या होगी। क्लियर? और तीसरा हम पॉइंट कंसीडर करेंगे उस शेल के अंदर। देखो तीनों केसेस हो गए, क्या शेल के बाहर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, शेल के सरफेस पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, और शेल के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, वहां पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आज का टास्क है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड द शेल, कि किसी भी एक चार्ज्ड शेल की वजह से उस शेल के बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। बिकॉज गॉस थ्योरम जो है वो उसको बहुत ज्यादा सिंपल बनाती है। अगर हम जो कंसेप्ट हमने चार्ज रिंग में लगाया था, याद हो अगर, तो अगर जो कंसेप्ट हमने चार्ज रिंग में लगाया था वो कंसेप्ट हम अगर यहाँ लगाएंगे तो हमको ये डेरिवेशन, यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बहुत 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 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगी, और गॉस थ्योरम से इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो देखते हैं जरा क्या है केस इसका। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, और इसका कुछ सेंटर है O, एंड इसकी जो रेडियस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ कैपिटल R। And we have to find out the intensity at any point P which is lying outside the shell, and which is small r distance apart from the center of the shell। So this is our task, हमें इस particular point पर intensity find करनी है। चलिए, लेकिन एक चीज और यहाँ पे हमको पहले ध्यान देनी होगी। सबसे पहले हमें एक बात यहाँ समझनी होगी कि इस चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यू कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप जानते हैं, एक चार्ज रिंग की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी कुछ इस तरीके से, याद हो अगर आपको तो। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपने इंटेंसिटी इस तरीके से बनाई थी, ठीक है ना? याद हो अगर तो आपको थोड़ा बहुत, सॉरी ऐसा कुछ ऐसा, है ना?
ये एक चार्ज रिंग की वजह से कुछ ऐसी टाइप की आपको इंटेंसिटी मिली। तो हर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और गॉस थ्योरम में इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को हमें फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप वहां पे गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इस चार्ज शेल की वजह से इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, इस शेल पर दो पॉइंट्स कंसीडर किए। देखो टॉपिक बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ये मत सुनना बहुत कठिन है। हम इसकी सारी बातें देख रहे हैं, सारी बातें पढ़ लेंगे, फिर मैं बताऊंगा बोर्ड में एग्जाम में आपको कितना और क्या क्या करके आना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो एलिमेंट कंसीडर किए एट द सरफेस ऑफ दिस शेल। जैसे एक एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। अब आप जानते हैं अगर आप एक सरफेस पर एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करें तो वो क्या होता है, आपका एक एलिमेंट्री सरफेस होता है, एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस। और इस एलिमेंट पर चार्ज भी कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। ये जो एलिमेंट पर जो भी चार्ज dq है, ये एक बहुत ही स्मॉल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये बात मैं आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुका हूँ, और पिछले वीडियो में भी एक दो बार बात आई है कि जब भी आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें तो ध्यान रहे कि वो स्मॉल एलिमेंट कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो हमने यहाँ पर दो एलिमेंट कंसीडर किए। एक एलिमेंट तो हमने ये मान लिया जो कि पॉइंट पी से कुछ डिस्टेंस पर है, और इसी एलिमेंट के जस्ट अपोजिट में एक और एलिमेंट कंसीडर किया, एक ऐसा एलिमेंट जो कि पॉइंट पी से उतना ही डिस्टेंस पर हो जितना कि वो पहला वाला एलिमेंट है। दोनों ही एलिमेंट्स पॉइंट पी से सेम डिस्टेंस पर है। और अगर एक बात आपसे कहें कि इस स्फीयर पर आप कहीं भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, तो उस एलिमेंट के जस्ट अपोजिट में एक एलिमेंट जरूर ऐसा हो, ठीक है। कैसा होगा वो एलिमेंट, देखिए इस छोटे से एलिमेंट dq की वजह से, इन दोनों ही एलिमेंट की वजह से हमको पॉइंट p पर कुछ इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। और इन दोनों ही पॉइंट पर जो इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड, अगर इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में दोनों ही इंटेंसिटीज आपकी कैसी होगी, बराबर होगी, बिकॉज द पॉइंट p इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एलिमेंट्स। दोनों ही एलिमेंट से पॉइंट p सेम डिस्टेंस पर है, दोनों ही एलिमेंट्स का साइज सेम है, दोनों ही एलिमेंट्स पर चार्ज सेम है। तो जब दोनों एलिमेंट पर चार्ज भी सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट पी पर इंटेंसिटी दोनों ही एलिमेंट की वजह से बराबर होगी इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डिफरेंट लेकिन मैग्नीट्यूड में इंटेंसिटीज बराबर होगी। but if we resolve these intensity vector due to these two small elements, then we get the vertical components of each element। जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पूरी तरीके से कैंसिल आउट करेंगे। बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स, दोनों ही वेक्टर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे की डायरेक्शन में है। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ उनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मिली, और इस इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है भाई वो किधर होगी, वो इसी आर के अलोंग। सो इफ वी कंसीडर अनदर पॉइंट हेयर, मान लेते हैं एक और हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल क्यू। तो इस कैपिटल क्यू पर इस चार्ज शेल की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम देख चुके हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, कि ये जो पूरी जो शेल है, इस चार्ज शेल तो भैया कई ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है, और हर चार्ज एलिमेंट की वजह से आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी मिलेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और सिर्फ बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हमको मिलेगी इंटेंसिटी और उसकी एक डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन हमें क्या मिली, वो डायरेक्शन हमें मिली बिल्कुल नॉर्मली आउटवर्ड। तो सबसे पहले ये डिस्कस करना बहुत जरूरी था कि पॉइंट पी पर शेल की वजह से इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी। हम यहाँ पे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, जैसा कि कई बुक्स में डायरेक्ट बात की गई है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी यहाँ समझाने वाली बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी चार्ज शेल की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी देखते हैं तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, रेडियस के अलोंग होती है इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये बात आपको नोट नहीं करनी है, बस ये बात आपको समझ लेनी है। क्लियर हो गई ये बात, ओके। सो क्या करना है अब हमें, इस चार्ज शेल की वजह से आउटसाइड एक पॉइंट पी मान लिया जो कि इस शेल से कुछ आर डिस्टेंस पर है, इस पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है। शेल का रेडियस हमने माना था कुछ कैपिटल आर ना। अब हम यहाँ गॉस थ्योरम लगाना चाहते हैं। अब गॉस थ्योरम के लिए जरूरी है आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस, एक ऐसा गॉसियन सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर
जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो बराबर हो, क्लियर, और जिसका सरफेस इंटीग्रेशन करना आसान हो। ये बात मैं हर एप्लीकेशन में बोलूंगा ताकि आपको ये गॉसियन सरफेस वाली बात याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि गॉसियन सरफेस की कंडीशन है कि सबसे पहला हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, क्लियर हो गई ये बात, और दूसरा उसका सरफेस इंटीग्रेशन करना आसान है। सो हियर, तो इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आपका एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जो क्या कर रहा है, जो सबसे पहला तो पूरे चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट पी पर आपको इंटेंसिटी मेजर करनी है, ये उस पूरे ही चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, पहला। दूसरा, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी मेजर करनी है वह पॉइंट उसके सरफेस पर लाई कर रहा है, क्लियर। और तीसरा, जो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस शेल पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट, अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये जो शेल आप जो कंसीडर कर रहे हो, सॉरी गॉसियन सरफेस जो आप कंसीडर कर रहे हो, उस गॉसियन स्फीयर का सेंटर शेल के सेंटर से कोइंसाइड करेगा, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि शेल की जो रेडियस है वो भी आपकी किसके बराबर होगी, कुछ स्मॉल आर के बराबर होगी। मतलब हमें एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस किसके बराबर हो, स्मॉल आर के बराबर हो। मतलब जितना डिस्टेंस पर जितना डिस्टेंस पर पॉइंट पी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, उतनी ही रेडियस का हमने गॉसियन स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ किया। और इस गॉसियन सरफेस पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो कैसी होगी भाई, वो आपकी बराबर होगी। ये बात आपको भी पिछले स्टेटमेंट से जो अभी हमने पहले डिस्कशन किया उससे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो बातें होगी, बात कंसीडर करने वाली सब चीजें। तो ये रहा आपका वही ओ, फिर से बनाना पड़ता है यार, स्मॉल आर डिस्टेंस, ठीक है। शेल की रेडियस है कैपिटल आर, अच्छा, एंड दिस इज द पॉइंट पी, ठीक है। और इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ध्यान रहे, इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी आपकी कुछ ये इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड ई वेक्टर। अब अब हमें क्या करना, अब हमें तो भैया इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इस शेल पर एक बहुत ही स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर किया। यही काम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी किया। एक चार्ज्ड वायर की वजह से जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर हमने उसी पॉइंट पे के आसपास एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिया। वही काम हमने यहाँ पे किया कि हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के आसपास में एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, स्मॉल एलिमेंट डी एस, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट ये एरिया एज अ वेक्टर ट्रीट करना, तो हमने इसको लिख लिया डी एस वैक्टर। और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेयर ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी एस। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि इस छोटे से एरिया से, कि इस छोटे से एरिया से टोटल कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो हम कह सकते हैं हियर द स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्मॉल एरिया डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसके बाद चूंकि ई और डी एस दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है ना, ई और डी एस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर पैरेलल है तो यहाँ पे इनके भी एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि द स्मॉल फ्लक्स लिंक विद स्मॉल एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड डी एस इज इक्वल्स टू ए इंटू डी एस। तो एक छोटे से एलिमेंट, एक छोटे से गॉसियन सरफेस पर टोटल फ्लक्स जो है, स्मॉल जो फ्लक्स है वो कितना लिंक हुआ, कुछ ईडीएस लिंक हुआ। अगर एक छोटे से सरफेस से इतना फ्लक्स लिंक हुआ है तो सोचो पूरे गॉसियन सरफेस से कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस तरीके से क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे। यहाँ पे तो आपको सादा इंटीग्रेशन रखना है, तो डी फाई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई, और यहाँ जब आपका ये क्लोज इंटीग्रल, अब देखिए कैपिटल ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए। मैंने आपसे क्या कहा था, गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी हो, सेम हो। तो जब आप इस सरफेस को इंटीग्रेट करोगे तो इस सरफेस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है इस चार्ज शेल की वजह से आपको सेम मिलेगी। तो इसीलिए ई को तो हम बाहर ले लेंगे। अब अंदर केवल क्या रह गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। व्हाट इज ds, ds इज अ स्मॉल एलिमेंट कंसीडर्ड ऑन दिस गॉसियन स्फीयर। तो इस ds को अगर आप इंटीग्रेट कर, ध्यान रखना ये जो ds जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है
ये डीएस एलिमेंट किस पे कंसीडर किया है, इस गॉसियन सरफेस पर कंसीडर किया। तो अगर आप इस डीएस एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा आपको एक गॉसियन सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर, जो कि किसके बराबर होगा, 4 पाई, ध्यान रहे स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लिए फाई की डेफिनेशन क्या है। हमारे लिए फाई की डेफिनेशन है कि इस पूरे गॉसियन सरफेस, इस पूरे एंटायर गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग दिस पॉइंट पी जिस पर हमको इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है, इस पूरे गॉसियन सरफेस पर टोटल जो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो चुकी है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और ध्यान रहे यहाँ कैपिटल ई किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द इंटेंसिटी कंसीडर्ड एट पी। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी मैंने कहा है कि एट अ पॉइंट पी द इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज शेल इज ई वेक्टर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कितनी थी, ई वेक्टर, और पूरे के पूरे शेल पर टोटल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है जो कि फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है वो कितनी है, ई डॉट 4 पाई आर। अब यहां पर हम लोग गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम लगाएंगे कैसे, कि हमने आपसे कहा कि ये जो चार्ज शेल है भाई, इस शेल पर कुछ चार्ज था, ठीक है, मान लेते हैं इस शेल को जो चार्ज दिया वो कितना दिया, कुछ क्यू चार्ज दे दिया, और इस शेल के चारों ओर हमने क्या बना दिया, इस तरीके से गॉसियन स्फीयर। अब इस गॉसियन सरफेस ने टोटल कितना चार्ज इनक्लोज किया, क्यू अमाउंट का चार्ज इनक्लोज कर लिया। सीधी सी बात है, जो भी चार्ज इस शेल को दिया गया है वो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो इस गॉसियन स्फीयर ने क्या कर लिया, एनक्लोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यहाँ पे लिख लेना, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि अभी हमने मैथमेटिकल तरीका देखा, तो मैथमेटिकल तरीके से हमारे पास टोटल जो इस स्फीयर से फ्लक्स लिंक हुआ वो कितना निकला, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस थ्योरम से अगर देखा जाए तो इस पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो हियर इक्वेशन सेकंड और इस फर्स्ट को आप आपस में इक्वेट करें, इक्वेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट ई बराबर, देखो 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको नीचे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखो 4 पाई हुआ, एप्सिलॉन नॉट को और आगे लिख लो, और ये क्या हो गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा डेरिवेशन को थोड़ा ध्यान से देखें कि एक चार्ज शेल, ध्यान से देखना जरा इसको, एक चार्ज शेल, ये रही आपकी एक शेल, और इस शेल पर हमने टोटल कुछ चार्ज कितना दिया है, इस शेल पर हमने टोटल चार्ज दिया है स्मॉल क्यू, और इस सेल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी कितनी मिलती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब आप कहोगे सर ये जो फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी मिलती है वो भी हमको यही मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम हो रहे हैं। यहाँ मतलब क्या है, इसका मतलब इसका ये है बेटा कि जब आप एक चार्ज शेल की वजह से आउटसाइड द शेल इंटेंसिटी मेजर करते हो, तो शेल पर दिया गया जो भी चार्ज, शेल पर दिया गया जो भी चार्ज है, उस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर हमको कुछ इंटेंसिटी मिलती है, और वो इंटेंसिटी किसके बराबर थी, इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर ये एज्यूम किया जा सकता है कि अगर हम इस शेल पर दिया गया ओवरऑल चार्ज, इस शेल पर दिया गया ओवरऑल जो चार्ज है वो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लें, मतलब कि उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड कंसीडर मान लें, तो इस सेंटर से आर डिस्टेंस अपार्ट भी इंटेंसिटी आपकी इतनी ही होगी। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं, आप ट्रीट कर सकते हो कि शेल पर दिया गया जो चार्ज है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पर। इन दैट केस आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि आपने शेल को कोई चार्ज दिया क्यू, और उस चार्ज शेल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो हमको इंटेंसिटी मिल रही है वो बिल्कुल उसके बराबर है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी मिलती है। कह सकते हैं आप यहाँ पर कि इस शेल पर जितना भी चार्ज है, if we can consider here the charge given to the whole shell is concentrated at its center, कि अगर इस शेल को दिया गया चार्ज अगर हम पूरा का पूरा इसके सेंटर पे कंसीडर कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है इस सेंटर से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो भी इंटेंसिटी आपको उतनी ही मिलेगी। मतलब ये चार्ज शेल जो है कैसे बिहेव कर रहा है, ये चार्ज शेल बिहेव कर रहा है
कि अगर हम इस पर दिया गया चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड कर सकते हैं, एक सेंटर पर मान सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा समझना मुश्किल पड़ रहा होगा, आई होप मैं समझ सकता हूँ, बट अभी थोड़ा एक दो और आप टॉपिक करोगे तो आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपकी हो गई इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शेल। और यहाँ पे हमने क्या पता किया, यहाँ पे हमने पता किया कि एक शेल पर दिया गया चार्ज जो है उसकी वजह से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी हमें कुछ ये मिलती है। और इसके अलावा एक चार्ज शेल, एक शेल पर दिया गया चार्ज को हम कहाँ पर कंसंट्रेट मान सकते हैं, उसके सेंटर पे कंसंट्रेट मान सकते हैं, क्योंकि हमको जो इंटेंसिटी मिल रही है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अगर शेल पे दिया गया चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता, सेंटर पे भी कंसंट्रेटेड होता, तो भी हमको वही आंसर मिलता। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा देखो, अगर एग्जाम्पल से समझना चाहते हो तो एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे ये इस पर हमने कुछ मान लो चार्ज दिया, मान लो इस पर हमने कुछ चार्ज दिया 2 कूलम, और इस 2 कूलम की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हमको मिल रही है मान लो 10। क्लियर? अब सोचो अगर यही पूरा चार्ज 2 कूलम का हम सेंटर पे भी कंसंट्रेटेड मान लें तो भी हमको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। बात समझ में आ गई? अगर हम ये कह दें कि इस स्फीयर का आपको मान लो रेडियस ना दे रखा हो, आपसे ये कह दिया जाए कि ये एक चार्ज स्फीयर है, इसकी वजह से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी फाइंड करो, और इस स्फीयर का आपको रेडियस नहीं दिया गया, बस इतना दे दिया कि इस पर चार्ज है कुछ 2 कूलम का, तो आप इसके रेडियस की चिंता मत करो। आप सिर्फ क्या करो, आप मान लो कि शेल पर दिया गया जो भी चार्ज है वो कहाँ पे मान लो, सेंटर पे मान लो। अब सेंटर से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आपको दे रखी होगी, तो आप जनरली पॉइंट चार्ज वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी बात की और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो देखो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? तो मान लेते हैं इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी समझते हो ना, व्हाट इज सिग्मा, टोटल चार्ज गिवन टू द शेल इज स्मॉल क्यू, और मान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना, मान लेते हैं क्या है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई आर क्या, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, तो जो भी चार्ज आपने दिया है वो किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, वो तो शेल पर डिस्ट्रीब्यूट है ना, गॉसियन सरफेस पे मत समझ लेना। भाई आपने जो भी चार्ज दिया है वो शेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर शेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो शेल की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल चार्ज जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा डॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, इसको इक्वेशन डाल दो, काम आएगी भी थर्ड। ठीक है, ये वैल्यू इधर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल ई बराबर देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा डॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे सिर्फ स्मॉल आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, केवल क्या मिलेगा आपको, कैपिटल ई बराबर सिग्मा डॉट आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। तो ये तो बात हो गई आउटसाइड द शेल। अब देखो इनसाइड और एट द सरफेस ऑफ द शेल बहुत आसान है। अगर हम बात करें एट द सरफेस ऑफ द शेल की, तो एट द सरफेस ऑफ द शेल के लिए अब क्या हमने पॉइंट पी कहाँ कंसीडर किया है, एट द सरफेस। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये हो गया इसका सेंटर। अब हमें एट द पॉइंट पी जो कि इस शेल के सरफेस पर लाई करा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है रेडियस ऑफ द शेल के बराबर होगी। पहले पॉइंट कहाँ पे लाइट कर रहा था, पहले पॉइंट लाइट कर रहा था शेल के बाहर, अब पॉइंट लाइट कर रहा है शेल के सरफेस पर, और शेल के सरफेस से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द शेल के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेयर स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। क्लियर? अच्छा, अब हमें पॉइंट पे इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसके चारों ओर क्या करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस प्लॉट करना। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पी के चारों ओर एक गॉसियन सरफेस प्लॉट किया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इसकी भी रेडियस किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के बराबर होगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये गॉसियन स्फीयर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, इसने भी उतना ही चार्ज इनक्लोज किया है जितना कि पिछले केस में किया था जब पॉइंट शेल के बाहर था। हमें एट द सरफेस ऑफ द शेल इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ऑब्वियस सी बात है हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ा। हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया भी, लेकिन इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को हमें ऐसे बनाना है कि पॉइंट पे उसके सरफेस पर लाई करे, और ये स्फीयर जो है वो पूरे चार्ज को क्या करता हो, एनक्लोज करता हो। तो अगेन इस स्फीयर ने यहाँ पे वही काम किया कि इस गॉसियन स्फीयर ने
पॉइंट पी को तो रखा अपने सरफेस पर और पूरे चार्ज को, शेल पर दिए गए पूरे चार्ज को क्या कर लिया, अनक्लोज कर दिया। ठीक, तो पुरानी ही वाली अगर देखा जाए तो कंडीशन है, बस अंतर ये है कि इस बार जो स्मॉल आर है, इस बार जो पॉइंट पी है वो सरफेस पर लाई कर रहा है और जो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई है, रेडियस ऑफ द शेल के बराबर हो गई है। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वहां पे स्मॉल आर की जगह आप क्या रख सकते हैं, कैपिटल आर रख सकते हैं, तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी q अपॉन कैपिटल आर। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। एंड दूसरे टर्म में बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करें, तो कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डॉट, देखिए यहाँ पे ऊपर स्मॉल आर था, ठीक है, ऊपर क्या था आपका स्मॉल आर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट और नीचे तो आपका था ही कैपिटल आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल ई बराबर सिर्फ आपको कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ध्यान रहे अगर मीडियम की बात आती है, तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लगा दोगे, एप्सिलॉन लगा दोगे, और एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर होती है, के एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ तक आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा कि अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, जब हमने एट द सरफेस ऑफ द शेल की बात करी, उसमें भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जब हम किसी स्फेरिकल शेल के सरफेस पर इंटेंसिटी फाइंड करें, तो हम समझ सकते हैं कि इस शेल पर दिया गया जो चार्ज है उसको हम कहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, उसको भी हम लोग सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। बिकॉज आपको अगेन जो भी इंटेंसिटी मिली है द सरफेस ऑफ द शेल पर, वो कैसे मिली है, ऐसी मिली है कि जैसे इस शेल पर दिया गया चार्ज कहाँ पे माना जा सकता हो, सेंटर पे माना जा सके, और सेंटर से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर, और ऑब्वियस सी बात है अगर सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है तो उस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी भी आपको वही मिलेगी जो फिफ्थ इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये एट द सरफेस ऑफ द शेल भी कवर हो गया। आखिरी में हम लोग बढ़ते हैं, अब इनसाइड द शेल की बात करते हैं। आखिरी केस है हमारा, देखिए दिस इज द शेल और दिस इज द पॉइंट पी विच इज लाइंग एक्चुअली इनसाइड द शेल, दिस इज द सेंटर ओ और ये है पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी और ओ के बीच में डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल आर। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो स्मॉल आर की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर से इस बार क्या है, कम है। भाई शेल की रेडियस ज्यादा है और जो आर की वैल्यू वो कम है, और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो in order to find out the intensity at any point P lying inside the shell, we must have to draw a spherical Gaussian surface. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से प्लॉट किया, ठीक है। लेकिन क्या इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज इनक्लोज किया, भाई आप देखिए जरा, फ्लक्स तो तब लिंक होता है, जब कोई क्लोज सरफेस एक चार्ज इनक्लोज करता है। यहां पर इस गॉसियन स्फीयर ने, भाई गॉसियन स्फीयर तो हमें ऐसे ही बनाना है जिसके सरफेस पर पॉइंट पी लाई कर जाए, जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, भाई तभी तो आप इंटेंसिटी मेजर करते हो। भाई अभी तो हम लोग करिए क्या रहे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उस पूरे सरफेस पर टोटल स्ट्रेंथ देख लेते हैं इतनी, तो एक पॉइंट पर कितनी, पूरे सरफेस एरिया को उठा के डिवाइड करती है। डेरिवेशन को बड़ा ध्यान से देखना, वही लॉजिक लग रहा है सब में, और यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। देखो कि ये जो गॉसियन सरफेस है, इस पूरे गॉसियन सरफेस पर टोटल हम फ्लक्स देखेंगे, लेकिन फ्लक्स तब होना जब ये कोई चार्ज इनक्लोज करे। चार्ज लाई कर रहा है आपका, देखो आउटसाइड, और गॉसियन सरफेस आपका अंदर है, तो हम कह सकते हैं हियर द एनक्लोज चार्ज बाय दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो। यहाँ पे कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स जो लिंक करेगा इस गॉसियन सरफेस के साथ, भाई वो भी जीरो होगा, सिंपल। और अगर इस, भाई फ्लक्स समझ रहे हो, फ्लक्स का मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड प्रेजेंट एट द सरफेस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर, भाई ये किसके बराबर हो गया, ये जीरो के बराबर हो गया। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट encloses एनी चार्ज, क्योंकि इसने किसी भी तरीके के कोई भी चार्ज को इनक्लोज नहीं किया। एंड वी नो दैट फाई जो है भाई वो किसके बराबर होता है, फाई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के बराबर। क्या ds जीरो हो सकता है, क्या एरिया जीरो हो सकता है, नहीं, एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, तो सिर्फ जीरो कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल ई। इसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, सॉरी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। शेल के अंदर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, वहां पर आपको इंटेंसिटी जीरो ही मिलेगी।
और इसका रीजन अगर आपसे मैथमेटिकली पूछा जाए तो आप ये डेरिवेशन दे सकते हैं कि मैथमेटिकली वाई इनसाइड अ शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। एक बात बच्चों मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका आंसर होगा नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपसे पूछा जाता है व्हाई, क्यों क्यों ऐसा होता है, तो सही बताऊं इसका एक वन वे ही आंसर होता है, और वन वे आंसर ये है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग शेल के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता। यही इसका एक वन वे आंसर है और कोई इसका आंसर नहीं। बात बाकी सब सही बताऊं तो मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन सही बात तो ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाई इनसाइड ए कंडक्टिंग शेल या व्हाई इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, व्हाई इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो आप सिर्फ एक जवाब दोगे क्योंकि उस कंडक्टिंग सरफेस के अंदर कभी भी बल्क के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता। इफ देयर इज नो चार्ज देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी हम यही बात समझ रहे हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने जो प्लॉट किया था, गॉसियन सरफेस हमने जो बनाया था, इस स्फीयर में कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं किया, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया तो इस स्फीयर से कोई फ्लक्स ही लिंक नहीं करा, मतलब इस स्फीयर पर टोटल जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है भाई वो क्या है, वो जीरो है। तो इस ऑब्वियस सी बात है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर भी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। सो ये हो गई हमारी बात इंटेंसिटीज की, है ना। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा, अगर हम बात करें अब ग्राफ की, क्योंकि आपसे ग्राफ बहुत पूछा जाता है। अब ग्राफ देखो आपसे कैसे पूछा जा सकता है, आपसे कहा कि दिस इज अ चार्ज शेल, और इस चार्ज शेल, भाई चार्ज शेल की वजह से सेंटर से लेकर इंफिनिटी तक ई किस तरीके से वेरी करेगा, मतलब प्लॉट अ ग्राफ फॉर कैपिटल ई एंड स्मॉल आर। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कैपिटल ई एंड स्मॉल आर यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे हम सेंटर से शेल के टुवार्ड बढ़ेंगे, जब तक हम शेल के अंदर, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है। तो जब तक हम शेल के अंदर रहेंगे तब तक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। और शेल के अंदर हम कब तक रहेंगे, जब तक हमारा पॉइंट पे एट द सरफेस पर लाई नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। कब तक, जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए, मतलब कि जब तक हम एट द सरफेस ऑफ द शेल नहीं पहुंच जाते तब तक हमको जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और जैसे ही हम एट द सरफेस ऑफ द शेल पहुंचते हैं तो हमको वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है इस तरीके से। और ये इंटेंसिटी भाई किसके बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि अभी पिछले दो डेरिवेशन से हम लोग ये समझ चुके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शेल है वो सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करेगी, एक तो चार्ज एनक्लोज पर और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। यही हम लोगों ने अभी करा है। तो सेंटर ऑफ द शेल से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस हम स्मॉल आर मानते हैं, ठीक है। और जब स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द शेल के बराबर होगी जो कि अभी मिनिमम है ना, जो कि अभी क्या है, मिनिमम है, ठीक है। अब वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, अब जो वैल्यू होगी स्मॉल आर की वो क्या होगी, कैपिटल आर से ज्यादा होगी। लेकिन जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है मतलब हम एट द सरफेस ऑफ द शेल की बात कर रहे हैं, और एट द सरफेस ऑफ द शेल इंटेंसिटी जो है वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाओगे वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है वो आपकी लगातार क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और वो कुछ इस तरीके से ग्राफ को फॉलो करेगी। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसे फॉलो होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ग्राफ जो है वो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि एक कंडक्टिंग शेल की वजह से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल इंफिनिटी तक इंटेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ करो। तो आपका ग्राफ को इस तरीके से बनना चाहिए कि शुरुआत में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल से लेकर एट द सरफेस ऑफ द शेल तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर एट द सरफेस ऑफ द शेल मतलब सरफेस ऑफ द शेल से पहले, ठीक है, और फिर बाद में एट द सरफेस ऑफ द शेल इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है, एंड देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज पर दिस व्यू, E is inversely proportional to R square. सो दिस इज अवर टॉपिक, और हम लोग यहाँ पे इसको फिनिश कर चुके हैं। और ये इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, शेल चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो डेरिवेशन आपको यही रखना है। अगर ध्यान रहे बस इस बात का कि जो भी नॉन कंडक्टिंग शेल अगर आपको दे रखी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस होनी चाहिए उसकी, देन इन दैट केस यू कैन अप्लाई द सेम डेरिवेशन हियर। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर, ठीक।
आज के इस टॉपिक से आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने लास्ट 2-3 लेक्चर्स देखे हैं तो आज का लेक्चर पक्का काफी हेल्पफुल रहा होगा और आई होप समझ में भी आया होगा। नोट्स तैयार कर लेना, नोट्स सेंड कर देना। तब तक के लिए